नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। क्या किसी देश की बड़ी आबादी हमेशा एक बोझ होती है या ये एक ताकत भी बन सकती है? अक्सर सुनने में आता है कि भाई ज्यादा लोग मतलब ज्यादा समस्याएं, लेकिन क्या ये नजरिया मतलब अधूरा है? हमारे सामने अर्थशास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक के कुछ हिस्से हैं जो इसी विचार को थोड़ा पलटते हैं। वो कहते हैं लोग असल में एक संसाधन है, एक एसेट। आज हम इसी सोच की थोड़ी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सही मौके मिलने पर यही आबादी देश की तरक्की का इंजन बन सकती है। इसे ही मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहा गया है। बिल्कुल। ये सोच पारंपरिक नजरिए से एकदम अलग है। पाठ्यपुस्तक साफ कहती है कि आबादी को देनदारी यानी लायबिलिटी समझने की बजाय संपत्ति एसेट की तरह देखना चाहिए। जब हम लोगों की शिक्षा पर, उनके हुनर पर, उनकी सेहत पर निवेश करते हैं तो वो महज गिनती के आंकड़े नहीं रहते, बल्कि मानव पूंजी बन जाते हैं। मानव पूंजी। मतलब ज्ञान और कौशल का एक ऐसा भंडार जो देश के उत्पादन और विकास में सीधे योगदान देता है। तो ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि उनकी काबिलियत की बात है। जैसे हम फैक्ट्री या मशीन में निवेश करते हैं, कुछ कुछ वैसे ही लोगों में निवेश करना। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बल्कि ये स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि मानव पूंजी शायद जमीन या मशीन जैसी भौतिक पूंजी से भी ज्यादा अहम है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जमीन और मशीनें खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तो इंसान ही चाहिए, है ना। मानव संसाधन ही है जो दूसरे सभी संसाधनों को उपयोगी बनाता है। ये तो सोचने वाली बात है। भारत में तो मतलब दशकों तक बड़ी आबादी को एक चुनौती, एक लायबिलिटी ही माना गया। सही कहा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचें, लोगों को नई तकनीक सीखने का मौका मिले, वैज्ञानिक सोच बढ़े, तो यही बड़ी आबादी एक बहुत बड़ी उत्पादक संपत्ति बन सकती है। इसके उदाहरण भी हैं हमारे सामने। जैसे कि? कोई उदाहरण है इसमें? हाँ। भारत की हरित क्रांति को देखिए। कैसे बेहतर टेक्नोलॉजी और ज्ञान के इस्तेमाल ने उसी सीमित जमीन की पैदावार को कितना बढ़ा दिया। या फिर आज की आईटी क्रांति को ही ले लीजिए। यहाँ तो साफ दिखता है कि भाई मशीनों और इमारतों से ज्यादा अहमियत इंसानी दिमाग की है, यानी मानव पूंजी की। इस बात को और समझाने के लिए इस किताब में दो दोस्तों की कहानी भी है, सकल और विलास। एक ही गांव के रहने वाले। ये कहानियां जो है वो फर्क बहुत साफ दिखाती हैं। सकल के माता पिता ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, उसे स्कूल भेजा, फिर कंप्यूटर कोर्स के लिए कर्ज भी लिया। सकल पढ़ने में तेज था, उसने कोर्स पूरा किया, उसे एक अच्छी प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली और उसने अपनी कंपनी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाकर तरक्की भी पाई, और वो सेहतमंद भी था। और विलास का? विलास के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसके पिता जल्दी गुजर गए। माँ मछली बेचकर जैसे तैसे घर चलाती थी। विलास बचपन से ही थोड़ा बीमार रहता था। बाद में एक गठिया का मरीज बन गया, पर इलाज का खर्च उठाना मुश्किल था। वो स्कूल नहीं जा पाया और सच कहें तो पढ़ाई में उसका मन भी नहीं लगा। माँ के बीमार पड़ने पर उसे भी वही मछली बेचने का काम करना पड़ा, और जाहिर है आमदनी बहुत कम रही। तो इन दो कहानियों का निचोड़ क्या निकलता है? एक ही गांव, लगभग एक जैसी शुरुआत, पर नतीजे बिल्कुल अलग। निचोड़ सीधा सा है। देखिए, सकल की शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निवेश हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुई, उसने उसकी काबिलियत बढ़ाई, उसकी उत्पादकता बढ़ी। इससे ना सिर्फ उसे अच्छी तनख्वाह मिली, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ। विलास को ये मौके नहीं मिले तो वो एक अकुशल मजदूरी रह गया, कम आमदनी के साथ। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कैसे भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है। और शायद ये भी कि माता पिता की अपनी स्थिति का कितना असर पड़ता है बच्चों पर। बिल्कुल। किताब एक और जरूरी बात बताती है, सदाचारी चक्र और दुष्चक्र की, वर्चुअल साइकिल और विशेष साइकिल। मतलब पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई और सेहत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो इसका महत्व समझते हैं। इससे एक अच्छी पीढ़ी तैयार होती है जो आगे और बेहतर करती है। ये हुआ सदाचारी चक्र। और दुष्चक्र? दूसरी तरफ जो माता पिता खुद वंचित रहे, अशिक्षित या गरीब, वो अक्सर चाहते हुए भी अपने बच्चों को वो मौके नहीं दे पाते। नतीजा ये होता है कि बच्चे भी उसी स्थिति में फंसे रह जाते हैं। ये एक दुष्चक्र बन जाता है। दुनिया में भी ऐसे उदाहरण होंगे जहां मानव पूंजी पर फोकस किया गया हो। किताब में जापान का उदाहरण दिया गया है। देखिए, उनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है ना। लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही अपनी मानव पूंजी यानी लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जबरदस्त निवेश किया, और नतीजा आज हम सब जानते हैं। इन्हीं लोगों ने अपनी कुशलता और तकनीक से जापान को दुनिया के सबसे विकसित देशों में पहुंचा दिया। ठीक है, तो
मानव पूंजी का महत्व तो एकदम साफ है। अब ये देखते हैं कि ये लोग करते क्या हैं, मतलब आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। स्रोत इस बारे में भी कुछ बताता है? हाँ, बताता है। काम को मोटे तौर पर 3 हिस्सों या क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। अच्छा। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें वो काम आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे खेती-बाड़ी, मछली पकड़ना, खदानों से खनिज निकालना वगैरह। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें कारखानों में चीजें बनाना शामिल है, यानी मैन्युफैक्चरिंग। तृतीयक क्षेत्र, इसमें आती हैं सेवाएं, जैसे व्यापार, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, टूरिज्म, ये सब। ये सभी गतिविधियां देश की आमदनी में कुछ ना कुछ जोड़ती हैं, इसीलिए इन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। और इसमें भी शायद बाजार और गैर बाजार गतिविधियां होती हैं। ये क्या है? हाँ, ये भी एक विभाजन है। बाजार गतिविधियां वो हैं जिनके लिए आपको पैसा या मुनाफा मिलता है, जैसे नौकरी करना या कोई सामान बनाकर बेचना। और गैर बाजार गतिविधियां वो हैं जो हम अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं, जिनके लिए सीधा कोई पेमेंट नहीं मिलता, जैसे अपने घर का काम करना, खाना बनाना, सफाई करना। यहीं पर शायद वो लैंगिक पहलू भी आता है जो आपने सकल और विलास की माँ के बारे में बताया। सकल की माँ घर का काम करती थी जिसके पैसे नहीं मिलते थे। विलास की माँ मछली बेचकर कमाती थी। सही। परिवारों में और समाज में भी अक्सर काम का एक तरह का बंटवारा सा होता है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से। आमतौर पर पुरुष बाहर का काम करते हैं, महिलाएं घर का। लेकिन जो घरेलू काम महिलाएं करती हैं, उसे अक्सर देश की आमदनी यानी नेशनल इनकम में गिना ही नहीं जाता, जबकि वो काम कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। और जब महिलाएं नौकरी या अपना काम करने बाहर निकलती हैं, मतलब श्रम बाजार में आती हैं, तो उनकी कमाई भी पुरुषों की तरह ही उनकी शिक्षा और उनके हुनर पर निर्भर करती है। लेकिन क्या उन्हें बराबर मौके और तनख्वाह मिलती है? अक्सर ये सवाल उठता है। देखिए, स्रोत ये बताता है कि अक्सर ऐसा नहीं होता है। जिन महिलाओं की शिक्षा या हुनर कम होता है, उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम पैसे मिलते हैं। कई बार उन्हें ऐसी नौकरियों में काम करना पड़ता है जहां जॉब सिक्योरिटी कम होती है और मातृत्व अवकाश या बच्चों की देखभाल जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं होती। हाँ, ये भी सच है कि जिन महिलाओं के पास अच्छी शिक्षा और हुनर है, उन्हें संगठित क्षेत्र में जैसे टीचिंग या मेडिकल प्रोफेशन में पुरुषों के बराबर तनख्वाह मिलती है। और आजकल तो महिलाएं प्रशासनिक सेवाओं और दूसरे कई संगठित क्षेत्रों में भी अच्छा कर रही हैं। तो कुल मिला के किसी आबादी की क्वालिटी या गुणवत्ता किन चीजों से तय होती है, अगर संक्षेप में कहें तो? मुख्य रूप से 3 चीजों से तय होती हैं। पहला, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यानी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। दूसरा, उनकी सेहत कैसी है, जिसका अंदाजा जीवन प्रत्याशा यानी औसत उम्र से लगता है। और तीसरा, उनमें काम करने का हुनर कितना है, स्किल फॉर्मेशन कितना हुआ है। यही चीजें मिलकर तय करती हैं कि देश कितनी तरक्की करेगा। सीधी सी बात है, एक पढ़ी लिखी और सेहतमंद आबादी ही असल में देश की संपत्ति है। हमने सकल के केस में देखा था कि शिक्षा कितनी जरूरी थी, तो इस पर देश में क्या प्रयास हुए हैं? किताब कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, बताती है। शिक्षा व्यक्ति को बेहतर मौकों का फायदा उठाने लायक बनाती है, ये तो है ही, पर यह सिर्फ व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की तरक्की के लिए जरूरी है। इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, हमारी संस्कृति समृद्ध होती है और सरकारें भी बेहतर काम कर पाती हैं। भारत में कोशिशें तो हुई हैं, जैसे कि सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचे, स्कूलों में बच्चे टिके रहें और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे। खासकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। हाँ, जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। बिल्कुल, नवोदय विद्यालय हैं, स्कूली स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल स्ट्रीम शुरू की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। स्कूलों में मिड डे मील योजना है ताकि बच्चे स्कूल आएं और उन्हें पोषण भी मिले। ये सब उसी दिशा में कदम है। और नतीजों के लिहाज से क्या शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़ा है? साक्षरता दर कैसी है? देखिए, खर्च तो बड़ा है। पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 151 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर लगभग 99,300 करोड़ रुपए हो गया। ये काफी बड़ी बढ़त है। लेकिन अगर हम इसे देश की कुल आमदनी यानी जीडीपी के हिस्से के तौर पर देखें, तो ये पिछले कुछ सालों से करीब 3% पर ही अटका हुआ है। पहले ये बढ़ा था, 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हुआ, पर फिर थोड़ा कम हुआ। अच्छा, और साक्षरता दर? साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है। 1951 में सिर्फ 18% लोग साक्षर थे, जो 2018 में बढ़कर 85% तक पहुंच गई। अरे वाह,
ये तो काफी अच्छा सुधार है। सुधार तो है, बिल्कुल है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह गुलाबी नहीं है, ये भी सच है। साक्षरता में अभी भी बड़े फर्क हैं। पुरुष महिलाओं से करीब 16% ज्यादा साक्षर हैं। शहरी इलाके ग्रामीण इलाकों से करीब 14% आगे हैं। और राज्यों में भी बहुत अंतर है। जैसे 2011 की जनगणना के हिसाब से केरल में 94% साक्षरता थी, तो बिहार में सिर्फ 62%। ये असमानता तो है। हाँ, और उच्च शिक्षा में भी कॉलेजों और छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्कूलों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, पर कई जगह पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब ड्रॉप आउट रेट अब भी ज्यादा है। ये बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा के साथ साथ जाहिर है स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। सेहत नहीं तो कुछ नहीं। बिल्कुल, अच्छी सेहत ही इंसान को अपनी पूरी क्षमता से काम करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी कैसे देगा? इसीलिए लोगों की सेहत सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य भी यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच हो, परिवार कल्याण और पोषण सेवाएं बेहतर हों। खासकर गरीब और वंचित तबकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? पिछले 5 दशकों में, मतलब करीब 50 सालों में, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा काफी बढ़ा है। किताब में आंकड़े भी दिए हैं कि कैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या, रजिस्टर्ड डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी, इन सब की संख्या बढ़ी है। अच्छा, इसका असर भी दिखा होगा। हाँ, असर तो साफ दिखा है। औसत उम्र, जिसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो बढ़कर 67 साल से ज्यादा हो गई है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर, जो 1951 में 147 प्रति हजार थी, वो 2020 में घटकर सिर्फ 28 रह गई। ये बहुत बड़े सुधार हैं। जन्मदर और मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। लेकिन यहाँ भी कुछ चुनौतियां होंगी, जैसे शिक्षा में थी। हाँ, चुनौतियां यहाँ भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि देश में अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तक नहीं हैं। और मेडिकल और डेंटल कॉलेज बढ़े तो हैं, पर उनमें से ज्यादातर कुछ ही राज्यों में केंद्रित हैं। जैसे स्रोत बताता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का बंटवारा पूरे देश में बराबर नहीं है। ये एक बड़ी चुनौती है। तो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। अब आते हैं एक और बड़ी चुनौती पर, बेरोजगारी। जब लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम मिलता ही नहीं। सही कहा। बेरोजगारी का सीधा सा मतलब है कि लोग मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हैं, इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही। और इसमें हम आमतौर पर 15 से 59 साल के आयु वर्ग के लोगों को गिनते हैं, जो काम करने लायक माने जाते हैं। भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? क्या ये शहरों और गांवों में एक जैसी है या कुछ फर्क है? नहीं, प्रकृति थोड़ी अलग है। दोनों जगह है, पर अलग तरह की। गांव में 2 तरह की बेरोजगारी ज्यादा दिखती है। एक है मौसमी बेरोजगारी, खासकर खेती में होता है कि साल के कुछ महीने, जैसे बुआई और कटाई के बीच का समय, लोगों के पास ज्यादा काम नहीं होता। दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो क्या होती है? इसका मतलब है कि लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर असल में उनकी जरूरत से ज्यादा लोग उस काम में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी खेत में 5 लोगों का काम है, पर परिवार के 8 लोग उसी में लगे हैं। वो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं, वो एक तरह से बेरोजगारी हैं। अगर उन्हें हटा भी दें तो खेत की पैदावार कम नहीं होगी। अच्छा, समझ गया। और शहरों में? शहरों में शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा आम हो गई है। मतलब पढ़े लिखे युवा, मैट्रिक पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। और एक अजीब सी विरोधाभासी स्थिति भी है कि कुछ तरह के कामों के लिए जरूरत से ज्यादा लोग हैं, मैन पावर सरप्लस, तो दूसरी तरफ कुछ जरूरी कामों, खासकर तकनीकी हुनर वाले कामों के लिए लोगों की कमी है। और इस बेरोजगारी का असर क्या होता है समाज पर, अर्थव्यवस्था पर? असर तो बहुत गहरा और नकारात्मक होता है। सबसे पहले तो ये मानव संसाधन की सीधी सीधी बर्बादी है। जो लोग देश की संपत्ति बन सकते थे, वो अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाते हैं। युवाओं में निराशा, हताशा फैलती है, परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता गिरती है, सेहत पर असर पड़ सकता है, बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही। लेकिन भारत के आंकड़ों में तो बेरोजगारी दर कभी-कभी कम दिखाई जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक जरूरी बात है। आंकड़ों में बेरोजगारी दर भले ही कम दिखे, पर असलियत थोड़ी जटिल है।
भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे कामों में लगे हैं जहां उनकी आमदनी बहुत कम है और उत्पादकता भी बहुत कम है। वो तकनीकी रूप से नियोजित गिने जाते हैं, पर शायद वो काम उनकी पसंद का नहीं है या उससे गुजारा मुश्किल से होता है। वो शायद कुछ और बेहतर करना चाहते हों, पर मजबूरी में जो मिला वो कर रहे हैं। इसे पूरी तरह रोजगार कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। हम्म। खासकर खेती में, जैसा हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात की, पूरा परिवार लगा रहता है, भले ही सबकी जरूरत ना हो। यही अतिरिक्त लोग फिर काम की तलाश में गांव से शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो रोजगार के मौके किन क्षेत्रों में ज्यादा बन रहे हैं या कहाँ ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? देखिए, खेती आज भी सबसे ज्यादा लोगों को काम देती है, मतलब सबसे ज्यादा श्रम शोषक क्षेत्र है। लेकिन जैसा हमने कहा, प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण इस पर निर्भरता कम करने की जरूरत है और लोग दूसरे क्षेत्रों में जा भी रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग में छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र में तो आजकल बहुत तेजी से नई नई सेवाएं सामने आ रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, टूरिज्म, फाइनेंस वगैरह। यहाँ रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। ठीक है। और अंत में किताब में एक गांव की कहानी भी है जो शायद ये दिखाती है कि कैसे ये सब बदलाव जमीनी स्तर पर हो सकता है, कैसे लोग संपत्ति बन सकते हैं। हाँ, वो एक बहुत अच्छी प्रेरक कहानी है। एक गांव था जहां ज्यादातर परिवार बस किसी तरह गुजारा करते थे खेती से। एक परिवार ने थोड़ी हिम्मत करके अपने बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज भेजा। वो कृषि इंजीनियर बनकर लौटा और उसने एक बेहतर, उन्नत किस्म का हल डिजाइन किया। इससे गांव में गेहूं की पैदावार बढ़ गई। गांव में एक नया काम पैदा हुआ, एग्री इंजीनियर का। अच्छा, इससे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिली होगी। बिल्कुल। गांव वालों ने देखा कि भाई पढ़ाई लिखाई से फायदा होता है। उन्होंने मिलकर पंचायत से कहा कि गांव में स्कूल खोला जाए। पंचायत ने मदद की, स्कूल खुला, एक टीचर की भर्ती हुई। फिर एक परिवार ने अपनी बेटी को सिलाई का प्रशिक्षण दिलवाया। वो गांव की दर्जी बन गई। अब गांव वालों को अच्छे सिले हुए कपड़े मिलने लगे और उनका शहर जाने का समय भी बचने लगा। तो मतलब एक के बाद एक चीजें होती गईं। हाँ, वही। किसानों का समय बचा तो उन्होंने खेती पर और ध्यान दिया, जिससे उपज और बढ़ी। गांव में थोड़ा पैसा आया तो लोगों की जरूरतें बढ़ीं, एक छोटा मोटा बाजार बन गया। आप सोचिए, जिस गांव में पहले कोई नौकरी के अवसर ही नहीं थे, वहां अब टीचर, दर्जी, कृषि इंजीनियर जैसे कई नए तरह के काम पैदा हो गए। ये कहानी तो बिल्कुल वही दिखाती है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि मानव पूंजी का विकास कैसे पूरे गांव को, पूरे समाज को बदल सकता है। एकदम सही। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण सा गांव, जहां बस गुजारा चल रहा था, शिक्षा और हुनर के आने से एक ऐसी जगह बन गया जहां कई तरह की थोड़ी जटिल और आधुनिक आर्थिक गतिविधियां होने लगी और लोग धीरे धीरे समृद्ध होने लगे। ये मानव पूंजी की शक्ति है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम सब बातों को समेटें तो सबसे बड़ी बात शायद यही है कि आबादी अपने आप में बोझ नहीं है। अगर हम लोगों की शिक्षा और सेहत में सही तरीके से निवेश करें तो यही आबादी भारत की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। बिल्कुल। सकल और विलास की कहानियों से इसका सीधा असर देखा। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो सरकारी कोशिशें हुई हैं और जो चुनौतियां हैं उनको समझा और बेरोजगारी के अलग अलग पहलुओं पर भी बात की। हाँ, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना? ये स्रोत मानव पूंजी और कौशल पर इतना जोर देता है। आज जब हम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में जी रहे हैं, जहां मशीनें बहुत से काम करने लगी हैं, तो सवाल ये उठता है कि भविष्य की मानव पूंजी के लिए किस तरह की शिक्षा और किस तरह के कौशल की जरूरत होगी। क्या आज हम जो सिखा रहे हैं, जो स्किल्स दे रहे हैं, वो कल के लिए काफी होंगे? भारत को अपनी इतनी विशाल आबादी को सचमुच एक स्थायी संपत्ति बनाने के लिए इन बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से कैसे ढलना होगा? ये एक बड़ा और अहम सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।